लाइव का, जिसमें देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर और हर बड़ी खबर पर बात होगी। शहर शहर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम बड़ी खबरों पर हम उनसे अपडेट लेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले रुख करेंगे हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, क्या बड़ी खबरें हैं? बिल्कुल शिवानी, उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कर ले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दर्शन लगाए थे, जहां पे वो जनता की समस्याओं पर अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए। खास करके जमीन और पैमाइश को लेकर के जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी भी जताई। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन लगाया, जहां एक एक करके खुद पहुंचे, वहां जनता से वो मुखातिब हुए, उनकी समस्याओं को जाना समझा और मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए। राघवेंद्र का रुख हम करेंगे, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद से हमारे सहयोगी वासु कसाना जुड़े हैं। वासु का रुख कर लेते हैं। वासु, गाजियाबाद में आज क्या कुछ खास है? होली का समारोह हो गया क्या? शांतिपूर्ण तरीके से गाजियाबाद में होली मनाया गया? और इसके अलावा भी तमाम वो बड़ी खबरें जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। जी देखिए शिवानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की बैठक में आज वो शामिल होंगे, जहां बीजेपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो नोएडा के लिए रवाना होंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर होली की बात करें तो होली को लेकर लगातार कल जो लोगों ने काफी उत्साह के साथ होली मनाई, डीजे बजाए और काफी, अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पे पुलिस भी तैनात हुई। हालांकि छोटी मोटी झगड़े दिखाई दिए, लेकिन कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। लोगों ने बड़ी खुशहाली से पूरा होली का पर्व मनाया। सुबह से ही लोग सड़कों पे दिखाई दिए, तब जगह जगह डीजे और जो रंगों की बौछार देखने को मिली। लोग काफी खुश थे और जिस तरीके से होली का पर्व लगातार 3 दिन तक मनाया, क्योंकि जो बीते 2 तारीख में छोटी होली दहन की गई थी, उसके बाद जो चंद्रग्रहण की वजह से जो बड़ी बड़ी होली है, धुलंडी जिसे कहते हैं, वो 4 तारीख को मनाई गई। शिवानी बिल्कुल। और वासु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंच रहे हैं आरएसएस के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, क्या तैयारियां हैं वहां पर? और मुख्यमंत्री के अलावा किन बड़े चेहरों को हम वहां देखेंगे? क्या कुछ खास इसके इर्द गिर्द, इस कार्यक्रम के इर्द गिर्द हो रहा है? देखिए शिवानी, सही 10 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर उनका जो चौपर है वो उतरा है। उसके बाद वो सीधा वहां से नेहरू नगर स्थित विद्या भारती मंदिर में पहुंचे हैं, जहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक के तमाम पदाधिकारी और जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता या अधिकारी वो मौजूद रहेंगे। ये लगातार दूसरी समन्वय बैठक है, क्योंकि बीते 2 महीने पहले भी ऐसी एक समन्वय बैठक हुई थी और उसके बाद आज ये समन्वय बैठक है। तमाम तरह की रणनीतियां यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है वो तैयार कर रही है। और इसके बाद सीधा जो मुख्यमंत्री है वो सड़क मार्ग से हिंडन एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद सीधा वहां से नोएडा के लिए रवानगी होगी। व्यवस्था की बात करें तो डीसीपी जो ट्रैफिक है, उन्होंने लगातार तमाम जो सड़कों पर है पुलिस तैनात की गई है। तो टाइटल रूट है उनकी भी तैयारी कर ली गई है। शिवानी, अच्छा वासु, इस सब के इर्द गिर्द आरएसएस जो है वो अपना शताब्दी वर्ष समारोह भी मना रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी है और ये बात तो किसी से छिपी है नहीं कि बीजेपी की रणनीतियों पर कहीं ना कहीं आरएसएस की भी नजर होती है, उनका भी कहीं ना कहीं एक तरीके का मार्गदर्शन होता है। तो क्या चुनावी लिहाज से भी ये बैठक, ये दौरा अहम माना जाए, या ये आरएसएस का ही एक कार्यक्रम है जिसमें सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे? देखिए शिवानी, जिस तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव ने, तो लगातार जो आरएसएस है उसकी भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव को लेकर रणनीति करने की। और जैसा कि जिस तरीके से समन्वय बैठक हो रही है और तमाम जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता, उन्हें भी उस मीटिंग में बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 2027 के चुनाव से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर बात करें दिल्ली चुनाव की, तो आरएसएस ने ग्राउंड पे काम किया था, जिसकी एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मिली। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जो भी प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर काम करती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक और बीजेपी जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, पहले से ही एक साथ रह के काम करते हैं। तो जिस तरीके से समन्वय बैठक देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में शामिल होने आए, तो कहीं ना कहीं 2027 की चुनाव की जो रणनीति है वो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक करने में जुट गई है। शिवानी, ठीक है। और वासु, इसके अलावा अगर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद के बाद मुख्यमंत्री नोएडा पहुंचने वाले हैं, तो वहां क्या कार्यक्रम देखने को मिलने वाला है?
देखिए, जिस तरीके से गाजियाबाद में समन्वय बैठक है, तो वहां भी नोएडा में भी एक समन्वय बैठक में वो शामिल होंगे। करीब 11:30 बजे के बाद उनका जो रवानगी होगी वो गाजियाबाद से होगी और नोएडा वो पहुंचकर वहां भी जो राष्ट्र संघ के जो कार्यकर्ता है और बीजेपी के जितने भी नेता है उन्हें संबोधित करेंगे और बैठकर आगामी चुनाव की रणनीति से हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि वो उनकी सरकार बनने वाली है या 2027 में एक बड़ी सरकार समाजवादी पार्टी उभर कर आएगी। तो इसको देखते हुए लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावी रणनीति। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आज इन दोनों बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ शामिल होंगे। शिवानी, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चुनावी मंथन भी किया जाएगा। आरएसएस जिस तरीके से रणनीतियों को लेकर मार्गदर्शन देती है वो भी कहीं ना कहीं किया जाएगा। वासु, क्या इन दोनों ही जगहों पर, फिर चाहे गाजियाबाद की बात करें या नोएडा की बात करें, क्या मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, या फिर अगर संबोधन ना सही तो कोई साझा प्रेस नोट जारी किए जाने की संभावना है? देखिए शिवानी, ये एक जो पूरी जो मीटिंग है ये मीडिया से इसकी किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि मीडिया को सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन जो जिस तरीके से बैठक होनी है तो वहां मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। कुल मिलाकर ये एक आंतरिक बैठक है जिसमें आरएसएस के मुद्दों पर चर्चा होगी, बीजेपी के मुद्दों पर चर्चा होगी या चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा होगी। ये साझा नहीं की गई है, किसी तरीके का पब्लिक कार्यक्रम नहीं है जहां मुख्यमंत्री सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। ये एक बेहद आंतरिक बैठक है बीजेपी और आरएसएस के बीच। और जैसा कि हमारे सहयोगी वासु कसाना तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं दर्शकों आपके साथ, इस बैठक में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी गाजियाबाद और नोएडा दोनों ही जगहों पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में चुनावी रणनीतियों पर बातचीत होगी ये कहा जा सकता है, लेकिन और क्या कुछ होगा ये बताना जरा मुश्किल होगा। हालांकि इतना जरूर तय है कि अखिलेश यादव और मायावती की रणनीतियों का तोड़ निकालने की भी कोशिश रहेगी। और रिपोर्टर्स लाइव में अब आगे बढ़ेंगे और हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। ईशा, आज चंडीगढ़ में क्या कुछ खास है? हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं, हालांकि एक पर नामांकन की खबरें सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर राज्यसभा चुनाव की बात करें तो आज नामांकन का आखिरी दिन है और हरियाणा से 2 सीटें राज्यसभा के लिए खाली हुई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। करनाल से लोकसभा सांसद रहे हैं, 2019 में भारी मतों से चुनाव जीता था संजय भाटिया ने, लेकिन 2024 में उन्हें टिकट नहीं दी गई थी। करनाल से मनोहरलाल खट्टर को टिकट दी गई थी और ऐसे में संजय भाटिया की अगर बात करें, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा से। इस वक्त वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। तमाम जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के वो भी उनके साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने करमबीर बोध को यहाँ पर देखिए टिकट दी है राज्यसभा के लिए। हालांकि करमबीर बोध कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं 37 के 37 उनके साथ हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो ये जीत जाएंगे सीट। और यहाँ पर देखिए, अगर हम संख्या बल के हिसाब से बात करें तो एक सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और एक कांग्रेस के। लेकिन यहाँ पर अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होता है और भारतीय जनता पार्टी उसे अपना समर्थन देती है तो मुकाबला यहाँ पर कड़े का हो जाएगा और कांग्रेस को वो सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया की बात करें तो 11 बजे से शुरू होनी है, 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया रहेगी। और यहाँ पर चर्चा है कि जो पूर्व विधायक हैं सिरसा से गोपाल कांडा, वो यहाँ पर अपना नामांकन भर सकते हैं। इंतजार है कि वो अपना नामांकन भरते हैं या नहीं। अगर भरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना समर्थन देगी और ऐसे में ये देखना है कि क्या वो नामांकन भरते हैं। अगर भरेंगे तो क्या कांग्रेस के विधायकों को वो तोड़ पाते हैं या नहीं। अगर तोड़ पाते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और करमबीर बोध की अगर बात करें, वो राहुल गांधी की पसंद देखिए बताए जा रहे हैं राज्यसभा के लिए। तो ऐसे में देखना है, पहले भी राज्यसभा का जो चुनाव हरियाणा में हुआ है, अजय माकन को भी यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन यहाँ से अजय माकन की हार हुई थी क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जिस तरीके से लगातार उन पर आरोप रहता है कि क्रॉस वोटिंग उनकी तरफ से की जाती है। और ऐसे में क्या वैसा ही नजारा इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं। नामांकन आज हो रहे हैं, जो नामांकन की आखिरी जो तिथि है वो आज ही 3 बजे तक नामांकन रहेगा और 16 तारीख को चुनाव होने हैं। तो अब ऐसे में देखना है क्या निर्दलीय उम्मीदवार कोई नामांकन भरता है या नहीं।
कांग्रेस की तरफ से करमवीर बोत ने नामांकन अपना भरने के लिए अभी पहुंचे हैं वो, और दूसरी तरफ से संजीव भाटिया की अगर बात करें वो अपना नॉमिनेशन फिलहाल फाइल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी देखिए 2 बजे से शुरू होने जा रहा है, और इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री के तौर पर जो बजट पेश किया था उस पर चर्चा आज रहेगी। और कल की अगर बात करें, कल पंजाब का विधानसभा सत्र, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, और उससे पहले मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान 9:30 बजे पंजाब विधानसभा में जो कमेटी रूम है वहां पर कैबिनेट की बैठक करेंगे। आज उनकी कैबिनेट की बैठक होनी थी लेकिन उसे रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, और कल अब वो विधानसभा से पहले बैठक रहेगी कैबिनेट की। और पंजाब का जो बजट सत्र है सुबह 11 बजे से कल शुरू होने वाला है। और इस बार का बजट सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव के दौरान 2022 में जो विधानसभा चुनाव पंजाब में हुए थे, उस दौरान चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया था महिलाओं के साथ, अगर सत्ता में आ पाती है पंजाब में तो 1000 भत्ता महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। और बाद में इसे 1100 कर दिया गया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया था। और ऐसे में रविवार को देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो आम आदमी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, अपने इस वादे को पूरा करने जा रही है। नजरें टिकी हैं 1100 रुपए वो किन किन महिलाओं को यहाँ पर देते हैं, क्राइटेरिया क्या रहता है। दूसरी तरफ क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं यहाँ पर सरकार के, तो ऐसे में जो 48,000 भी महिलाओं का बकाया बनता है, क्या वो आप सरकार देती है या नहीं, घोषणा किस तरीके की रहती है, या 8 तारीख को देखना होगा। तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर हमारी बिल्कुल ईशा, और इस सबके बीच अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है राजधानी दिल्ली की सड़कों पर, तब से खूब हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात अगर पंजाब की होगी तो वहां कई ऐसे दावे और वादे हैं जो सरकार ने किए थे, हालांकि उसको पूरा करने में अभी तक सफल नहीं रही है। ऐसे में बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नजर बनी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं से किए गए उन तमाम वादों को लेकर कि आप सरकार उसको किस तरीके से निभाती है। लेकिन पहले चर्चा दरअसल अब हरियाणा बजट की कर लेते हैं, जिस पर थोड़ी देर में अगर चर्चा शुरू होने वाली है। हरियाणा में विपक्ष का क्या रुख देखने को मिल रहा है ईशा बजट को लेकर, क्योंकि अन्य राज्यों में हमने देखा खूब उठापटक हुई विधानसभा के भीतर से, तो क्या ऐसी तस्वीर हरियाणा से भी सामने आ सकती है, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है? देखिए जिस तरीके से अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, बतौर वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने ये दूसरा बजट पेश किया है। और इस बजट की अगर खासियत की बात करें, क्योंकि इसमें 1 लाख युवाओं को AI प्रशिक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जिसके तहत 2100 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जा रहा है जिनकी आयु 23 वर्ष से अधिक है, उसका जो दायरा है उसको बढ़ाने का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। अब जो आय सीमा है वो 1,80,000 की कर दी गई है, और फिलहाल जो ये अभी आय सीमा चल रही है वो 1 लाख रुपए तक की है। और ऐसे में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि सितंबर में जब पंडित दीनदयाल जी का, उपाध्याय जी का जो जयंती होती है, उस दौरान जो ये दायरा है उसे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें जो महिलाएं हैं, जो पात्र महिलाएं हैं, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन इसका सीधा असर देखिए पंजाब में देखने को मिलेगा। एक तरफ जो पंजाब सरकार है 8 तारीख को महिलाओं के साथ जो उन्होंने 1000 रुपए भत्ता देने की घोषणा की थी, बाद में 1100 उसे बढ़ा दिया था, वो पूरा करने जा रही है। तो दूसरी तरफ पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जिसके तहत 2100 रुपए यहाँ पर महिलाओं को दिए जा रहे हैं, ऐसे में जो इसका दायरा बढ़ाया गया है, इसका पूरा असर देखिए पंजाब विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अगले साल शुरुआत में ही पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जो इस बार का बजट भी देखिए हरियाणा का बना हुआ है वो पंजाब विधानसभा का चुनाव के मद्देनजर ही बना है, ताकि जो पंजाब की जनता है उन्हें साधा जा सके। और लगातार जो पंजाब के हर वर्ग के लोग हैं वो बिल्कुल। और ईशा, जो भी बजट पेश किया गया है हरियाणा का, कहीं ना कहीं एक तरीके से पंजाब सरकार को चुनौती है, आप सरकार को चुनौती है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले आम आदमी पार्टी पर पूरी नजर रहेगी कि किस तरीके से जनता से किए गए दावे और वादे को वो पूरा करती है। फिलहाल बजट सत्र वहां पर भी अब करीब है, तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से महिलाओं को प्रसन्न करती है, खास करके तब जब हरियाणा सरकार ने चुनौतियां बड़ी कर दी है। बहुत शुक्रिया ईशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, आरएसएस के साथ बीजेपी की अहम बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सम्मिलित होने के लिए गाजियाबाद और नोएडा दोनों जगहों पर पहुंचेंगे। हालांकि इसको आंतरिक बैठक बताया जा रहा है, क्या कोई खबर इस बारे में निकल के सामने आई है?
बिल्कुल शिवानी, सरकार संगठन और पार्टी के बीच सामंजस्य बैठाकर कैसे 2027 फतह किया जाए, इसको लेकर लगातार संगठन की, सरकार की और पार्टी की इस तरह की बैठकों का दौर चल पड़ा है। लखनऊ में भी हम लोगों ने देखा कि निराला नगर में जब मोहन भागवत जी आए थे, तमाम बैठकें हुई, बातचीत हुई। ये बैठकें आंतरिक ही होती हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य वही रहता है कि सत्ता में चुनाव होना है। अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में, तो उसको कैसे फतह किया जाए, कैसे हैट्रिक लगे। और उसी कड़ी में गाजियाबाद की भी ये बैठक बहुत बेहद अहम हो जाती है, जहां पे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। उसके बाद से पूर्व समय में हम लोगों ने देखा था कि मीडिया को कुछ ब्रीफ नहीं किया जाता था, लेकिन लखनऊ में, निराला नगर में बैठक के बाद मीडिया को भी प्रेस रिलीज जारी की गई थी। तो ऐसी संभावना भी है कि गाजियाबाद की बैठक के बाद भी इस तरह की प्रेस रिलीज जारी की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा आएंगे, जहां पे एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए देखे जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर जिले जिले में जहां भी हॉस्पिटल बन रहे हैं, अच्छी हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था की जा रही है, वहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना समय दे रहे हैं और इस तरह की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो कल होली के त्योहार पे सारे पुलिसकर्मी ड्यूटी पे थे। आज प्रदेश के हर थानों में होली मनाई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों की होली आज है और उत्तर प्रदेश में हर पुलिसकर्मी थाने पे मौजूद है और वो अपने होली का त्योहार मना रहा है, जश्न मना रहा है। इसके अलावा कल छिटपुट घटनाओं की बात अगर छोड़ दिया जाए तो होली का त्योहार पूरे अमन शांति के साथ गुजरा है। इसके अलावा जिस तरह से ईरान, इजराइल ने हमला किया ईरान पे, उसके लेकर यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव खेमनेई के पक्ष में उतरते हुए देखे जा रहे हैं और बार बार मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मोदी चुप क्यों है। और अखिलेश यादव खेमनेई के ऊपर हुए हमले, ईरान पे जिस तरह से हत्या, मतलब कई लोगों की मौत हो गई इस हमले में, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से निंदा प्रस्ताव दिया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विपक्ष लगातार ईरान के पक्ष में बोलता हुआ दिख रहा है। तो वहीं अगर हम केंद्र की मोदी सरकार की बात कर लें तो इस मुद्दे पे पूरी तरह से गुटनिरपेक्ष होते हुए शांति अभी भी बनाए हुए है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो मुख्य विपक्षी बिल्कुल। और पार्टियां हैं राजनीति उत्तर यहाँ पर प्रदेश एक में, बार वो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव का इस तरीके से ईरान के समर्थन में बोलना और खामेनेई के समर्थन में बोलना, ये जानते हुए भी कि ईरान की जनता की क्या हालत खामेनेई के दौर में हुई, और ये जानते हुए भी कि ईरान की जनता, खास करके महिलाएं, खुद खामेनेई की मौत का जश्न मना रही हैं। लेकिन हमारे देश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं, और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजाक का पात्र भी भारत की महिलाओं को और उन लोगों को बनाया जा रहा है जो अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं खामेनेई की मौत के विरोध में। हालांकि विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में ऐसे मुद्दों पर राजनीति खूब होती है, विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ता, भले ही कीमत देश को तोड़ने की ही क्यों ना चुकानी पड़े। लेकिन राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर दूसरे तरीके की चर्चा करें, बीजेपी की बात करें और आरएसएस के संगठन की बात करें, तो बीते कुछ सालों में हमने देखा कि कई बार संगठन और सरकार के बीच टकराव की भी खबर सामने आई, जहां इस तरीके के बयान भी सामने आए उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। क्या कोशिश ये भी है कि उन खबरों को भी उन खबरों पर लगाम लगाई जा सके, एक इस तरीके की समन्वय पेश किया जा सके, ताकि इस तरीके की जो अटकलें हैं, खास करके विपक्ष जिस तरीके से इसको हवा देने की कोशिश करता है, उस पर विराम लग सके पूरी तरीके से? बिल्कुल शिवानी, इसके मूल मुद्दे में जाना पड़ेगा। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि संगठन बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि सरकार संगठन से बड़ा होता है। दोनों की अलग अलग पैमाइश है, दोनों के अलग अलग काम है। अगर संगठन की बात की जाए तो आम बोलचाल की भाषा में तो संगठन बड़ा है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो सरकार बड़ी हो जाती है और उसके नीचे ही सारे अनुषंगिक जितने भी संगठन होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो सरकार के अधीन ही हो जाते हैं। तो एक तरह से सरकार बड़ी हो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने इस समय देखा या देखने को मिल रहा है कि सरकार, संगठन और पार्टी के बीच में कोई मतभेद न रहे, इस तरह के बयानबाजी का दौर न शुरू हो। इसको लेकर के 2027 पता करने की रणनीति यही संदेश जाए कि सब कुछ मंगल मंगल है। बीजेपी में, आरएसएस में समन्वय इस कदर बना हुआ है और साझा रणनीतियां तैयार की जा रही है, विपक्ष को भी राजनीति करने का कोई मौका ना मिले, ये कोशिश रहेगी। और यही वजह है कि बैठकों का ये दौर जारी है। मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है गाजियाबाद में फिलहाल, और इसके बाद वो नोएडा भी पहुंचेंगे।